साथियों, हम लोग वन पेज डेली पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वन पेज पीडीएफ डेली पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा दूसरा दिन है, तो हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, ग्रीन, कोई भी कलर है, इसका हमको ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा कलर है। ये जब वो बॉक्स दिख रहा है ना साथियों, आपको दिखा दे रहे हैं, होल्ड ऑन। यहाँ पर देख लीजिए, यह आपको बॉक्स दिख रहा है ना, ये वाला। इसमें जितना भी आपको दिख रहा है ना पूरा, इसमें डेट लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें डेट लिखा हुआ है। आप हमेशा सुनते होंगे BC AD, क्या है, तो वही एक नाम लिखा हुआ है। देखिए, आप सीधी सीधी भाषा में समझ लीजिए, जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था तो उससे पहले के साल को हम लोग BC बोलते हैं, ठीक है ना। और जब ईसा मसीह का जन्म हो गया ना, तो उसके बाद से हम लोग AD बोलते हैं। देखिए, जानते हैं, जो ईसाई लोग हैं ना, वो शुरू से पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है, ठीक है ना। तो जब बात आया कैलेंडर बनाने के लिए, तो उन लोगों ने ना दिमाग का लगा दिया। उन लोगों ने क्या कह दिया ना कि मतलब ईसा ईसा मसीह उनके देवता है, भगवान है। उन लोगों ने बोल दिया ना कि ईसा मसीह के जन्म जब से हुआ है, उससे पहले जितना भी समय बीता है, उसको हम लोग BC में रखते हैं। यानी हिंदी में बात करें तो ईसा पूर्व में रखते हैं। और ईसा मसीह का जन्म हो गया, उसके बाद से जो समय हुआ है, हम लोग उसको AD में रखते हैं। कहा उसको उसको हम बात करें हिंदी में, तो AD को हिंदी में ईसवी बोलते हैं, ठीक है ना। सपोज एट, मान लीजिए कि 2020 में कोरोना आया, ठीक है ना। तो भाई साहब, 2020 ईस्वी में कोरोना आया। यहाँ पर देखिए, ईसा मसीह के जन्म के बाद 2020 साल बाद कोरोना आया है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ईसा मसीह के जन्म के बाद से काल को क्या बोलते हैं, BC AD बोलते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद से पहले को BC बोलते हैं। इसका दूसरा दूसरा नाम भी है, तो हम इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। BC को हम लोग बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, तो BC है, ठीक है ना। BC का दूसरा नाम क्या है, BCE है। और AD का दूसरा नाम क्या है, CE है, ठीक है ना। तो हम यही लिखा है इस बॉक्स में, हम इसको इसी को पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि अंग्रेजी में BC, हम ले लेते हैं यहाँ से मार्कर। यहाँ पर लिखा है कि अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व। हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, BC बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में उसको ईसा पूर्व बोलते हैं। कहने का मतलब यह है साथियों, कि जब इंग्लिश में बॉय बॉय बोलते हैं ना, उसको हिंदी में हम लोग लड़का बोलते हैं ना। तो इसी तरह जब हम इंग्लिश का बुक पढ़ेंगे, मतलब इंग्लिश मीडियम, जिस तरह से इस बुक को हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ पर ईसा पूर्व लिखेगा या ईसवी लिखेगा। यही हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम में, यही बुक होगा, तो वहाँ पर जानते लिखेगा, वहाँ पर लिखेगा BC लिखेगा। सॉरी, BC बोल रहे हैं। वहाँ पर इंग्लिश में क्या लिखेगा, BC लिखेगा, ठीक है ना, और AD लिखेगा। लेकिन हम इसको हिंदी पढ़ रहे हैं, तो यही यहाँ पर बता रहा है कि हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई साहब, अंग्रेजी में BC बोलते हैं। और हिंदी में उसको ईसा पूर्व बोलते हैं, ठीक है ना। यानी BC में इसका ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक। देखिए, BC का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा है बिफोर क्राइस्ट। BC का फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना। कभी कभी बाई चांस, कभी कभी तिथियों से पहले AD, हिंदी में ईसवी। बात करें ना, जिस तरह से हम लोग BC को हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं, उसी समय से AD जो है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ईसवी बोलते हैं। AD क्या है, ईसा मसीह के जन्म के बाद के जितने भी काल है, उसको हम लोग AD में रखते हैं, ठीक है ना। तो AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमनी। क्या होता है, एनो डोमनी। यह एनो डोमनी जो नाम है, जो कि लैटिन शब्द से लिया गया है, ठीक है ना। AD का फुल फॉर्म क्या होता है, एनो डोमनी। यहाँ पर लिखा है ना, इसका तात्पर्य कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष है। आजकल AD की जगह CE, देखिए, आजकल जो है ना, AD की जगह हम लोग CE का इस्तेमाल भी कर देते हैं, ठीक है ना। किसी किसी बच्चे का दूसरा नाम होता है ना, सपोज मान लीजिए कि आपका नाम मोहन है, ठीक है ना। तो आपका नाम तो आपका स्कूल में नाम मोहन चल रहा है। तो आपका स्कूल में नाम मोहन चल रहा है, तो क्या आपके गांव में जरूरी होगा, या मोहल्ले में जो आपके दोस्त बुलाते होंगे, आपको मोहन ही बुलाते होंगे, कोई दूसरा नाम से बुलाते होंगे ना।
तो उसी तरह से इस सब का भी नाम बदला हुआ है, मतलब रखा गया है उसके बदले पे। ठीक है ना। हम लोग एडी को क्या बोलते हैं, कभी कभी सीई बोलते हैं, ठीक है ना। और बीसी को क्या बोलते हैं, बीसीई बोलते हैं, ठीक है ना। साथियों, ठीक है, बीसीई का फुल फॉर्म होता है, बी सीई का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा। हम यहाँ पर मार्कर चेंज रेड कलर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बी सीई का फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा होता है, ठीक है ना। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। देखिए, कहीं कहीं पर ना दूसरे दूसरे देशों में सीई लोग भी इस्तेमाल कर दे रहे हैं, यानी कॉमन एरा इस्तेमाल कर दे रहे हैं। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रजेंट, ठीक है ना। जिस तरह से हम लोग बीसी का फुल फॉर्म बोले और एडी का फुल फॉर्म बोले, तो उसी तरह से हम लोग बीसी का भी फुल फॉर्म बोल दें साथियों। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर प्रजेंट ना, बीसी नहीं बीपी, ठीक है ना। यहाँ पर बीपी लिखा है, बीसी हम बोल रहे हैं। बीपी बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर प्रजेंट। हम लोग इस बुक जो है, हमारे यह बुक है, इस बुक में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, बीसीई के लिए, जिसको देखिए बीसीई के लिए है ना, हम लोग इसको हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं, ठीक है ना। और सीई के लिए एडी, और सीई के लिए ईसवी, तथा बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्द का प्रयोग करेंगे। हम आपको क्या बोले, जो ये जो आपको दिख रहा है ना, ईसा पूर्व और सीई, बीसी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, ईसा पूर्व बोलते हैं। और एडी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी, हिंदी में ईसवी बोलते हैं। तो हम लोग इस किताब में मोटा मोटी बात समझ लीजिए कि इस किताब में हम जो भी डेट आएगा ना, तो हम लोग उसको ईसा पूर्व और ईसवी के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। एडी यानी ईसा पूर्व किसको बोलते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले काल को ईसा पूर्व बोलते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के ईसवी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ ये जो को आपको बॉक्स दिख रहा है ना, ग्रे कलर का, यह जो साथी आपको बॉक्स दिख रहा है ग्रे कलर का, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर साथियों, इसको हम कलर चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति। देखिए, हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, विकसित आरंभिक हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए इसको हम लोग विकसित हड़प्पा संस्कृति भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आरंभिक और विकसित हड़प्पा संस्कृति, इसकी कुछ बस्तियां हैं जो कि इलाके में है। देखिए यहाँ पर चोलिस्तान शब्द का नाम लिखा हुआ है। सिंध और चोलिस्तान थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र में बस्तियों की संख्या में संबंधी आंकड़े हैं। तो यहाँ पर चोलिस्तान नामक कुछ शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, हम इसको आपको थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। साथियों, यह आपको दिख रहा है, यहाँ पर चोलिस्तान और यहाँ पर सिंध, इसको हम सिंध को गायब कर देते हैं, ठीक है? देखिए ये जो चोलिस्तान है ना, इस चोलिस्तान किसको बोलते हैं, जो हमारा भारत में राजस्थान में थार मरुस्थल है ना, तो उसी का कुछ भाग, थार मरुस्थल का कुछ भाग पाकिस्तान में चला गया है। तब पाकिस्तान के लोग इसको चोलिस्तान बोलते हैं, यही है चोलिस्तान। तो हम लोग इस बॉक्स में क्या पढ़ेंगे, इस बॉक्स में यही पढ़ेंगे, यानी चोलिस्तान और सिंध, सिंध और चोलिस्तान में बस्तियाँ कितनी है, किसकी, तो भाई साहब हम देख लेते हैं यहाँ पर किसकी बस्तियाँ कितनी है। तो हम बात करेंगे बस्तियों की कुल संख्या कितनी है, बस, होल्ड ऑन, इसको कट कर दे। साथियों, यहाँ पर हमको दो जगह का नाम दिया है, पहले का दिया है सिंध और दूसरा दिया है चोलिस्तान, ठीक है ना। तो हम सिंध और चोलिस्तान में बात करेंगे कि बस्तियों की कुल संख्या, ठीक है ना। बात करें ना तो सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब कि जो ये है, इसकी बस्तियाँ सिंध में कितनी मिली है, तो 106 गो मिली है। कितनी मिली है भाई साहब, 106 गो। और चोलिस्तान में कितनी मिली है बस्तियों की कुल संख्या, 239 गो, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि मतलब कि किस सभ्यता की कितनी बस्तियां मिली है। देखिए, बात करें आरंभिक हड़प्पा, यहाँ पर आरंभिक हड़प्पा स्थल क्या है ना, तो आरंभिक हड़प्पा किसको बोलते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता से पहले के समय था, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता से पहले का काल था,
उसको हम लोग आरंभिक हड़प्पा संस्कृति बोलते हैं। तो उसी का स्थल सिंध में कितना मिला है? तो 52 को मिला है, ठीक है ना। चोलिस्तान में कितना मिला है? 37 को मिला है। और विकसित हड़प्पा स्थल आ गया कौन? हम क्या बोले, विकसित हड़प्पा स्थल आरंभिक हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा स्थल से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए इसको हम लोग विकसित हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। तो विकसित हड़प्पा सभ्यता का स्थल सिंध में कितना है? तो भाई साहब 65 है। और चोलिस्तान में कितना है? 136 है। ऐसे ही ये नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियाँ, जो ये हड़प्पा सभ्यता, हम लोग इस बुक में मेन चैप्टर कोई पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े। हम लोग तो आरंभिक हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा तो ऊपर ऊपर देख लिए, मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता से पहले के काल था उसको आरंभिक हड़प्पा बोलते हैं, और हड़प्पा सभ्यता के बाद के काल को परवर्ती हड़प्पा बोलते हैं। इस बुक में मेन हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ नए नए जगहों पर सिंध में नए, जैसे मान लीजिए कि देखिए ये जो विकसित हड़प्पा स्थल थी उसी जगह पर जाके बसी जहाँ पर पहले से आरंभिक हड़प्पा स्थल थी। कहने का मतलब यह है साथियों कि आप जंगल में जा रहे हैं, ठीक है ना, और आपको उस जंगल में ठहरना है। तो उस जंगल में पहले से कोई रहता होगा तो आप वहाँ पर रहिएगा, यदि नहीं रहता होगा तो आप अपने मन से रहिएगा। जब आप उस जंगल में पहले से कोई रहता होगा और वह उस घर को छोड़कर चला गया होगा, तो आप क्या कीजिएगा? 100% आप उसी घर में रहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पर खाना खाने की सुविधा मिल जाएगी, पानी पीने की सुविधा मिल जाएगी, रहने की सुविधा मिल जाएगी। तो भाई साहब जो ये विकसित हड़प्पा के लोग थे, ये उसी जगह पर बसे जहाँ पर पहले से बस्तियाँ बसी हुई थी। किसी कारणवश वो लुप्त हो गई, इसका पता नहीं है, ये लोग वहीं पर बसे। तो हम लोग ये जो लिखा है ना, नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियाँ, तो कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर लोग पहले बस्तियाँ नहीं थी, वहीं पर लोग बसे हैं हड़प्पा सभ्यता के, तो उसको हम लोग नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियाँ पढ़ेंगे। तो इसका कितनी है सिंध में भाई साहब? 43 है। और चोलिस्तान में कितना है? 132 है। और सही त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल की संख्या कितनी है सिंध में? 29 है। और चोलिस्तान में कितनी है? तो 33 है। देखिए साथियों, यह जो आपको दिख रहा है ना, ये जब इसको आप काउंट कीजिएगा ना, 29 को, 43 को, 65 को, 52 को, तो टोटल 106 को बस्तियाँ होगी, ठीक है ना। और इसको भी आप काउंट कीजिएगा, 33, 132, 136 और 37 को, तो 239 को होगा, ठीक है ना। तो इसका आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा, जब हम कराएंगे ना तो उसमें दिया रहेगा। यहाँ पर आरंभ बोल रहे हैं, ठीक है ना, शुरुआत बोल रहा है साथियों कि इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृति अस्तित्व में थी। हम आपको बार बार बोल रहे हैं चिल्ला के कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी बस्तियाँ थी, ठीक है ना, और उसके बाद में भी बस्तियाँ थी। देखिए यह दुनिया है, लोग आएंगे लोग जाएंगे, ठीक है ना। न तेरे आने के गम न तेरे जाने के गम, हम जैसे हैं वैसे बिता लेंगे सब। हड़प्पा सभ्यता से पहले भी लोग रहते थे, और हड़प्पा सभ्यता के बाद भी लोग रहे हैं, ठीक है ना। यह दुनिया किसी के बिना नहीं रुकती है, यह दुनिया है हमेशा चलती रहती है। तो यहाँ पर लिखा है कि इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मृदवान शैली से संबंध थी, तथा इसके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर थी। साथियों, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता था, उसकी बस्तियां कैसी होती थी? छोटी होती थी, और बड़ा तो वो तो होती नहीं थी, बड़ा यहाँ पर ना के बराबर लिखा है। तो समझिए, तो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के, आरंभिक हड़प्पा संस्कृति बोलिए चाहे कुछ भी सभ्यता बोल दीजिए, तो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के बस्तियां कैसी होती थी? छोटी होती थी, बड़ी नहीं होती थी, ठीक है ना। ये बस्तियाँ ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मृदवान शैली से संबंध थी, ठीक है ना। इसके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। यहाँ पर लिखा है निर्वाह के तरीके, मतलब कि लोग क्या खाना पीना खाते थे, उसका जीवन के बारे में लिखा है, निर्वाह के तरीके। यहाँ पर साथियों लिखा है कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। विकसित हड़प्पा संस्कृति वहीं पर बसी कि जहाँ जहाँ पर पहले से लोग थे, आरंभिक हड़प्पा के लोग पहले से थे,
वहीं पर जाके विकसित हड़प्पा के लोग बसे। ये संस्कृतियाँ में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल है समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निर्वासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवरों से मछली भी शामिल है। साथियों यहाँ पर लिखा है कि संस्कृतियों की मतलब कि विकसित हड़प्पा संस्कृति और आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के जो मतलब कि लोग थे जो खाना खाते थे लगभग सेम बराबर खाते थे। कहने का मतलब ये है जब आप जंगल में चले गए आपको घर दिख गया तो उस घर में जो रहेगा आप उसी को न खाइएगा। यही तो लोग किए थे। उस समय के जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ये जो विकसित लोग थे ये भी गए तो वही खाना खाए मतलब कि इनका खाना मिलता जुलता था। ये लोग पेड़ पौधों से जिस तरह से आजकल हम लोग फल फूल खाते हैं ना उसी तरह से ये लोग भी खाते थे। और जानवरों का भी इनका वहाँ पर मिला है। जानवर भी खाते थे। मछली हो गया। ठीक है ना। जले अनाज के दाने तथा बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए। वहां पर जला हुआ अनाज का भी साक्ष्य मिला है। तो इससे यह पता चला कि लोग मतलब कि खेती होती करते थे। ठीक है ना। इनका अध्ययन पूरा वनस्पति विज्ञ इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन होते हैं। यह जो मतलब कि खाने पीने की चीज़ें होती है यह इसको अब खोज करेंगे तो इसका कौन करेंगे। भाई साहब पूरा वनस्पति करेंगे जो इसके विशेषज्ञ होंगे इनके बारे में बहुत अधिक तरीके से जानते होंगे वही ना इसके खोज करेंगे। कहने का मतलब यह है कि भाई साहब आप फौजी को बोल दीजिए ये सब खोज करने के लिए तो फौजी क्या इसका क्या फौजी को क्या पता है कि इसको कैसे खोज करते हैं क्या इसका अथी है। जो जिस चीज़ को जानता है हम लोग उसी को भेजते हैं। हाँ बहुत फौजी को बोल दीजिए लड़ाई करने के लिए तब देखिए आपको मार के बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पर जो पूरा वनस्पतिज्ञ होते हैं वही लोग इस ऐसी चीज़ों को खोजते हैं। पुरानी पुरानी चीज़ों को। ठीक है ना। प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है कि हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दाने में गेहूँ। हड़प्पा स्थल से क्या क्या मिला है अनाज में देखिए गेहूँ मिला है जौ मिला है दाल सफ़ेद चना और तिल भी मिला है। ठीक है ना। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। बाजरे का दाना भी मिला है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा देखिएगा यह। चावल के दाने अपेक्षाकृत बहुत कम पाए गए हैं। ठीक है ना। चावल वहाँ पर समझिए तो बहुत कम पाया गया है। चावल का दाना मतलब कि चावल का जो है ना जला हुआ चावल साक्ष्य मिला उसका हम आपको पीडीएफ जब बनाएंगे ना तो उसमें दे देंगे उसको खोज के। ठीक है ना। यहाँ पर साथियों लिखा है कि हड़प्पा स्थल से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशी भेड़ बकरी भैंस तथा सुअर की हड्डियाँ शामिल है। हड़प्पा स्थल को मतलब देखा गया तो वहाँ पर जानवरों की कुछ हड्डियाँ भी मिली जिसमें क्या है बकरी है मवेशी जिसको हम लोग माल गरू रखते हैं गाय भैंस भेड़ बकरी भैंस तथा सुअर की हड्डियाँ भी मिली है। पूरा पूरा प्राणी विज्ञानों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। देखिए ये जो हड्डियाँ मिली है ना तो इस इन हड्डियों को देखा गया बहुत बढ़िया से तब यह पता चला ना कि ये जितने भी जानवर थे ये सब क्या थे पालतू थे। ठीक है ना। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आर्कटिक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। साथियों यहाँ पर यह लिखा है कि मतलब कि हम लोग को एक्यूरेट तो नहीं पता है। हम लोग जो चीज़ें मिल रही है उसी के आधार पर इस सभ्यता के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये जो हड्डियाँ मिली है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं कि एक्यूरेट तो नहीं पता है कि मतलब कि जो हड़प्पा निवासी थे ना इन जानवरों का शिकार करते थे। जिस तरह से आजकल हम लोग जानवरों का शिकार कर देते हैं ना किसी भी आजकल देखते हैं जितने भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जो गाय होती है ना उसको भी मार देते हैं। तो आप जानवरों के शिकार यही ना किए। कितने लोग अपने मनोरंजन के लिए जंगल में जाकर जानवर बाघ हो गया हिरन हो गया इस सब का शिकार करते हैं बंदूक से। ये क्या हुआ। ये आप शिकार करें
तो इसका यह नहीं पता है ना, यह नहीं पता चल पाया है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वही लोग इसका शिकार करते थे। हो सकता है कि जो मतलब कि देखिए, जो आजकल हम रहते हैं ना, तो आजकल जंगल में जानवर रहते हैं, शेर, तो ये एक दूसरे को मारते हैं ना खाने के लिए। तो हो सकता है कि उस समय भी जानवर होंगे। जब भाई साहब ये दिख रहा है, यहाँ पर जानवर तो थे, ये तो आपको पता है। तो उस समय भी ये सब जानवर, जंगली जानवर होंगे, शेर बाघ। इसकी हड्डियाँ तो नहीं मिला है, लेकिन शेर बाघ होंगे, इतना तो कंफर्म है। हम अपने मुताबिक से, अनुमान से मुताबिक बोल रहे हैं, और आप भी गेस कर सकते हैं, होंगे जरूर। तो वही लोग इसको मार देते थे, शिकार करते थे। इसमें यही लिखा है कि मतलब कि हम लोगों को नहीं पता है ना कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग इस जानवर को मारते थे या फिर कोई अन्य दूसरा समुदाय जो कि शिकार करता था वो मारता था। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में मछली और पक्षियों का भी हड्डी मिला है, ठीक है ना। किसका किसका मिला है? मछली और पक्षी, मछली और पक्षी का हड्डी मिला है, ठीक है ना। तो ये साथियों कृषि प्रौद्योगिकी है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अगले जब क्लास करेंगे तो उसमें कवर करेंगे। तो आज हम इसका पीडीएफ देख लेते हैं, पीडीएफ बोले, इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर साथियों हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पर लिखा है, देखिए हम यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है ना, 9 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 1 से लेके 9 तक। तो हम इसको कवर करवा दिए पिछले वीडियो में। 1 पेज डेली जब हम इसको जो 1 पेज हम जब डेली पढ़ रहे हैं, तो पहला वीडियो बना है तो उसमें इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर करवा दिए, ठीक है ना। तो आज जो हमारा दूसरा दिन है, तो आज हम दूसरा का दिन का करेंगे कवर। यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 नंबर पूछा है, बोल रहा है कि थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है। हम आपको बताया ना कि जो राजस्थान में थार रेगिस्तान है, उसका कुछ भाग चला गया है पाकिस्तान में। तब पाकिस्तान के लोग उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, सिंध, बी पंजाब, सी चोलिस्तान, डी थार रेगिस्तान। साथियों तो उस समय पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं उसको? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चोलिस्तान, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 11 नंबर। साथियों 11 नंबर प्रश्न बोला है, बोल के आरंभिक हड़प्पा स्थल की बस्तियों की संख्या सिंध में कितनी है। साथियों आरंभिक हड़प्पा स्थल की बस्तियों की संख्या सिंध में कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 52, बी 56, सी 65, डी 29। साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1952। प्रश्न है हमारा 12 नंबर, बोल रहा है कि आरंभिक हड़प्पा स्थल की बस्तियों की संख्या चोलिस्तान में कितनी है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 37, बी 36, सी 132, डी 33। बोल रहा है कि आरंभिक हड़प्पा स्थल की बस्तियों की संख्या चोलिस्तान में कितनी है ना। साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 37, ठीक है ना। आंसर कौन होगा साथियों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा 37, 37। इसको कवर हम ग्रीन ले लेते हैं, 37, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 13 नंबर, बोल रहा है कि विकसित, हम आपको हाईलाइट कर दे रहे हैं ताकि आपका भी मन लग जाएगा पढ़ने में। बोल रहा है कि विकसित हड़प्पा स्थल की बस्तियों की संख्या सिंध में कितनी है। साथियों विकसित हड़प्पा स्थल की बस्तियों की संख्या सिंध में कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 65, बी 43, सी 29, डी 33। साथियों कौन सा अथी बोल रहा है? विकसित हड़प्पा स्थल बोल रहा है ना। तो विकसित हड़प्पा स्थल की संख्या बस्ती कितनी है सिंध में? साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 65, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए 65, ठीक। प्रश्न है हमारा नेक्स्ट 14 नंबर, बोला कि विकसित हड़प्पा स्थल की बस्तियों की संख्या चोलिस्तान में कितनी है। साथियों चोलिस्तान में विकसित हड़प्पा स्थल, ऑप्शन नंबर सुनिए, 136, सॉरी 136, बी 132, सी 137, डी 33। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 136। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए 136। प्रश्न है हमारा 15 नंबर, बोल रहा है कि नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां सिंध में कितनी है।
साथियों, नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां सिंध में कितनी है? ऑप्शन ए सुनिए, 43, बी 29, सी 65, डी 52। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 43। प्रश्न है हमारा 16 नंबर, बोल रहा है कि नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां चोलिस्तान में कितनी है? साथियों, नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां चोलिस्तान में कितनी है? ऑप्शन ए 132, बी 136, सी 37, डी 33। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 132। प्रश्न है हमारा 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थलों की संख्या सिंध में कितनी है? ऑप्शन ए 29, बी 43, सी 65, डी 52। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 29। ऑप्शन नंबर ए 29। प्रश्न नंबर 18 नंबर बोल रहा है कि त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थलों की संख्या चोलिस्तान में कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 33, बी 132, सी 136, डी 37। साथियों, हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, 33। कौन होगा? 33। प्रश्न हमारा 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है साथियों कि हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के दाने कहाँ के स्थलों से प्राप्त हुए? आपसे हम बोले थे ना यह प्रश्न पूछेगा। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, गुजरात, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी राजस्थान। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सॉरी ए गुजरात। ये क्या, यह हरियाणा बनौली कहाँ पर है? हरियाणा में है, ठीक है ना। प्रश्न हमारा 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हड़प्पा स्थलों से किन जानवरों की हड्डियां मिली है? साथियों, भेड़, बी बकरी, सी सुअर, डी इनमें से सभी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। प्रश्न है हमारा 21 नंबर, बोला कि हड़प्पा वासी द्वारा कृषि फसलें थी। ए गेहूं, बी दाल, सी बाजरे, डी इनमें से सभी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। यह जो आपको प्रश्न दिख रहा है साथियों, यह है PDF 1 पे डेली का पार्ट 2 है। जब हम 3 लाएंगे तो उसमें भी बना के आपको लाएंगे। थोड़ा इसको हम रिवीजन मार ले क्या, तो ऊपर ऊपर है, ताकि आपका भी ये रिवीजन हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। तो साथियों, हम मार लेते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। ऑप्शन नंबर ए सेल खड़ी का, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न साथियों बोल रहा है कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई है, ये बनी होती थी। साथियों, सेल खड़ी का, ऑप्शन नंबर डी सी सेल डी सेल खड़ी का, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? साथियों, ऑप्शन नंबर सी चौकोर होती थी। चौथा प्रश्न बोल रहा है कि हड़प्पा कहाँ पहुंची थी? साथियों, हड़प्पा कहाँ पहुंची थी? हमारा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान में। पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन होता है? साथियों, हड़प्पा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, इसीलिए तो इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के मुहर पर किसका चित्र था? साथियों, जानवरों का। ऑप्शन नंबर ए जानवरों का है। सातवां बोला कि हड़प्पा सभ्यता के जानकारी का स्रोत क्या है? साथियों, हड़प्पा सभ्यता जानकारी का स्रोत आवास, आभूषण, मोजाल, मुहर। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं साथियों, क्या बोलते हैं उसको? तो हड़प्पा संस्कृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हड़प्पा संस्कृति। यहाँ पर बोल रहा है 9 नंबर की हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारित किया गया था। साथियों, ऑप्शन नंबर ए होगा 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया था। इसको हम रिवीजन भी कर लिए, आप भी इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है ना। यह जो आपको साथियों दिख रहा है ना, यह चैप्टर 1 का ईट मंग तथा अस्थि है, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग इसी का नोट्स हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको करने में थोड़ा समय लगेगा, इसको हम कर लेंगे। तो ये सब आपको मिल जाएगा, हमारे साथ हमारे ग्रुप में जुड़ जाएगा। हम डाल देंगे ग्रुप का लिंक इसके नीचे। देखिए, जितने भी हम पढ़े हैं ना, सब देखिए इसमें लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि नहीं?
यहाँ पर लिखा है हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। ये लिखवे किया है। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं इस पढ़वे किए हैं। और हड़प्पा मुहर के बारे में पढ़वे किए हैं। और ऊपर देख लीजिए ये हड़प्पा मुहर है। और ये भी हम पढ़े हैं, हड़प्पा सभ्यता का जानकारी की सूरत पढ़े हैं, क्या क्या मिला है। और यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है, बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ये देखिए नोट्स। और यहाँ पर संस्कृति शब्द का प्रयोग भी आपको बता दिए हैं। यहाँ पर हम आपको यहाँ तक खत्म करवाए हैं, ठीक है ना आज। निर्वाह के तरीके हड़प्पा आरंभिक हड़प्पा संस्कृति और परवर्ती हड़प्पा चोलिस्तान आरंभिक हड़प्पा सभ्यता आपको हम निर्वाह के तरीके तक करवाए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली पालतू जानवरों का डीए करा दिए। आपको हम जब भी पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी तो हम आपको कृषि प्रौद्योगिकी से पढ़ाएंगे। यह नोट्स है, मतलब कि चैप्टर जब हम पढ़ेंगे ना 1 पेज डेली पीडीएफ में, उसी में इसका हम पीडीएफ हम यूट्यूब पे इसका प्लेलिस्ट हम बना देंगे आपको, 1 पेज डेली पीडीएफ, ठीक है ना। उसी में यह पूरा रहेगा। यह जो आपको नोट्स दिख रहा है यह फ्री में आपको मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। आप हमारे साथ हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। यह चैप्टर 1 का है, फ्री में, क्या दिक्कत है। देखिए सड़क और शिक्षक एक ही जगह पर रह जाता है, लेकिन जो उनके साथ चलता है उनको बहुत आगे निकाल देता है। साथियों हमको क्या चाहिए, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आपसे हम पैसा थोड़ी ना ले रहे हैं, सिर्फ आप हमारे साथ कांटेक्ट में मिलिए, हमारे ग्रुप में जुड़िए, तब देखिए धमाल होता है। ठीक है, हमारा आगे क्लास होगा कल।